हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में ये सीखे थे कि दो वेव अगर किसी पॉइंट पर मिले तो कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। उसके लिए हम लोग फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला देखे थे। अब इसी में जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में YDSE हम लोग लिखते हैं। आइए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है इसको समझा जाए। देखिए पहले स्लिट का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए ये जैसे पतला सा गैप बना हुआ है ना, यही जो है कम विड्थ का हो तो नैरो स्लिट्स बोलते हैं। बीच का गैप जो है ना बहुत कम हो तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक दीवार है और इस दीवार में हम लोग दो नैरो स्लिट्स लिए, ठीक ना, नैरो स्लिट्स लिए। चलो भाई ऊपर ऐसे कट कर लिए, नीचे ऐसे दो ठो स्लिट बना लिए। चलिए एक स्लिट यहाँ हो गया और एक स्लिट यहाँ हो गया। सपोज कीजिए इसको S1 बोल रहे हैं, इसको S2 बोल रहे हैं। इस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइट सोर्स को रखें, ठीक ना, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक लाइट सोर्स को रखते हैं। और यहाँ जो है ना एक स्क्रीन, ठीक है, यहाँ एक स्क्रीन। ये स्क्रीन का सेंटर है, इसको P0 बोल दिया, ठीक है। देखें दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर ये लाइट सोर्स को रखा गया। जाहिर है इससे वेव फ्रंट जो है ओरिजिनेट होगा और आगे की ओर जा करके इस दीवार से टकराएगा। ध्यान से देख, ठीक ना, यही स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे की ओर जाएगा। तो जितना डिस्टेंस पर इससे S1 है उतना ही डिस्टेंस पर S2 है। यानी ये वेव फ्रंट जिस समय यहाँ पहुँचेगा उसी समय यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो दोनों पॉइंट है वो दोनों पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा नहीं, दोनों सेम फेज में ना हो गया, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स का काम करेगा और ऐसा कोहेरेंट सोर्स का काम करेगा जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा हो। अब ये जो स्क्रीन है उसको हम लोग D डिस्टेंस पर रख दिया। स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर रखा जाता है और दोनों स्लिट के बीच का जो गैप है ना ये बहुत ही कम रखा जाता है। यानी बोलेंगे क्या कि कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है, ठीक। अब सोचिए ये वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचेगा तो आप तो जानते हैं कि वेव फ्रंट पर जितना भी पॉइंट होता है सब अपने आप में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। यानी S1 और S2 जो है, S1 एंड S2 यहाँ लिख दे रहे हैं स्लिट्स, S1 एंड S2 behaves as coherent sources vibrating in same phase, ठीक ना, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा। अब अगर हम लोग इस स्क्रीन पे एक पॉइंट ले लिए P जो X डिस्टेंस पर, ठीक ना, पॉइंट ले लिए P जो x डिस्टेंस पर,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि बतलाओ इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा, डिस्ट्रक्टिव कहाँ होगा, ये कैसे पता लगा? तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोई भी पॉइंट पर अगर दो वेव पहुंचे और पाथ का जो डिफरेंस है अगर 0 हो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा यानी n लैम्डा के टर्म में हो, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ठीक है, देखिए S1 से लाइट जो है ओरिजिनेट करके P पर पहुंचा और S2 से भी लाइट P पर पहुंचा। समझेंगे? यानी कि इस P पॉइंट पर दो वेव पहुंचा। जाहिर है ये जो S2P है इसका वैल्यू S1P से तो जरूर कुछ ज्यादा होगा, नहीं ये वाला लेंथ तो थोड़ा तो छोटा होगा ही। ये अलग बात है कि ये जो कैपिटल D है बहुत बड़ा है, यानी स्क्रीन बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है, D स्मॉल d वेरी स्मॉल है। तो उस केस में S1P और S2P ये कोई ज़्यादा फर्क वाला डिस्टेंस नहीं है, दोनों लगभग बराबर ही हैं। ठीक है, सही मायने में S2P बड़ा होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली समझो वो इक्वल ही। जैसे मान लो हम लोग दो आदमी एक दूसरे के नज़दीक बैठे हुए, ठीक ना, एक आदमी मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और दोनों मून को देख रहे हैं। कोई पूछेगा मून का दूरी किनसे ज़्यादा है, हमसे कि इनसे, तो क्या बोलोगे? अरे वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे है कि वो अर्थ से बोला जाता है, ये भी नहीं कि पटना से कि दिल्ली से कि हैदराबाद से कि कौन शहर से, ये सब नहीं देखा जाता है। जब भी बोला जाता है तो अर्थ से डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस इतना बड़ा है उसके कंपैरिजन में अर्थ भी एक पार्टिकल जैसा हो जाता है। तो वैसे ही कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्मॉल d, इसलिए S1P S2P अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल होता है। ठीक, अब देखें तो हमको निकालना है कि किस किस पोजीशन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किस किस पोजीशन पर तो बोलेंगे पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लो। जहाँ जहाँ पार्ट डिफरेंस 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, वहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकाले, यानी S2P माइनस S1P निकालना है। तो बोलेंगे S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। तो S2P स्क्वायर अगर बोले तो ध्यान से देख, ये कैपिटल D है और देख लो ये स्मॉल d है, तो ये तो D/2 है ना। तो देखो एक बात सिखा दे रहे, कहोगे निकालना S2P माइनस S1P था तो आप स्क्वायर काहे निकालने लगे? तो देखो एक बात याद रख लेना, जब भी ऐसा टर्म दिया रहे ना कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्मॉल d, यानी स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पे हो, तो एक तरह से इसको याद ही कर लो कि भले निकालना हो S2P माइनस S1P, लेकिन निकालना S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, और उसी को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे सीखेंगे। तो देखो S2P स्क्वायर क्या हुआ, S2P स्क्वायर देखेंगे तो ये D है, x प्लस D/2 यानी D स्क्वायर x प्लस D/2 स्क्वायर। चलो ये आ गया S2P स्क्वायर। अब अगर बात करें S1P स्क्वायर का, तो देख लो यहाँ से यहाँ तक तो D है और ये हो गया x माइनस D/2, तो बोलेंगे D स्क्वायर x माइनस D/2 स्क्वायर। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो S2P प्लस S1P, S2P माइनस S1P, D स्क्वायर कैंसिल हो गया,
इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी बाई 2a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो 2ab करेंगे तो xd हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देख लो माइनस डी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर आगे माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2ab करेंगे तो माइनस माइनस आगे माइनस है तो प्लस हो गया xd, कारण के 2 कैंसिल हो जाएगा 2ab करने पर। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया ये देख लो। तो ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर, यहाँ तो डी स्क्वायर छोड़ दिए हैं, चलो डी स्क्वायर लिखते हैं। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? तो s2p माइनस s1p या s2p प्लस s1p, s2p माइनस s1p, बचा क्या जी? यहाँ xd, यहाँ xd, 2xd। अब आगे काम क्या करें? तो बोलेंगे क्या? देखो अब आगे जो कर रहे हैं ना वो अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि ऐसा जब भी दिया हुआ रहे, स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर है, तो बोलेंगे एज d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, हेंस s1p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू s2p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d। थोड़ा समझे? s1p s2p अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है? d के। तो बोलेंगे d प्लस d s2p माइनस s1p 2xd, तो 2d s2p माइनस s1p 2xd। देखो 2 कैंसिल हो गया, s2p माइनस s1p x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D, है ना? ये निकल गया पाथ डिफरेंस। यानी इस स्क्रीन पे अगर x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लोगे तो s2p माइनस s1p का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितने के इक्वल होता है? x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ठीक ना? बस ये बात याद रखना है, जब भी ऐसा टर्म दिया रहे तो हम लोग इस अप्रोक्सीमेशन को यूज में लाते हैं। एक्यूरेटली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो चलो ये तो पार्ट डिफरेंस निकला, लेकिन अगर हमसे ये कोई पूछे कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो पहले आप लिख ले इसको। तो हम लोग देखें कि s2p माइनस s1p इक्वल है x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। पार्ट डिफरेंस तो निकल गया इस p पॉइंट पर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस p पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होगा कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए x इंटू डी बाई डी यानी पार्ट डिफरेंस n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या हो गया? n लैम्डा। तो x हो गया n लैम्डा d बाई डी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फॉर्मूला में n 0 से 1 2 3 इस तरह से n 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 रखते जाए। तो सोचिए तो n के जगह जब 0 रखेंगे तो x 0 आएगा, तो x 0 मतलब ये P नॉट पॉइंट ना। सोचो S1 से लाइट P नॉट पे पहुंचा और S2 से भी P नॉट पे पहुंचा, तो जितना डिस्टेंस ये चला उतना ही ये चला, तो पार्ट डिफरेंस 0 हो गया कि नहीं? और पार्ट डिफरेंस जब 0 हो गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी बोलेंगे पुट n इक्वल टू 0, n 0 पुट करेंगे तो आ गया लैम्डा d बाई टी। ठीक, इसको हम लोग
सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक ना। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। तो ये तो पता चल गया, n के जगह 0 रखेंगे, ओह तो ये 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको हम लोग जीरोथ मैक्सिमा या जीरोथ ब्राइट बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मतलब स्क्रीन के सेंटर पे। ऐसा क्यों हुआ कि लाइट यहाँ से चले यहाँ से चले, दोनों इक्वल चलेगा तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब देखो n के जगह 1 रखो, तो n के जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, यानी कि स्क्रीन के सेंटर से लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ तो पहला मैक्सिमा मिलेगा। इसी तरह से n के जगह 2 अगर रखें तो 2 लैम्डा डी बाई डी, ये हो गया सेकेंड मैक्सिमा, ठीक। यानी देखो तो पहला मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी पर, दूसरा फिर लैम्डा डी बाई डी, देखो ना लैम्डा डी बाई डी। अगला क्या आया 2 लैम्डा डी बाई डी, तो मतलब यहां से लैम्डा डी बाई डी पर पहला मैक्सिमा, फिर यहां से 2 लैम्डा डी बाई डी पर दूसरा मैक्सिमा, 3 लैम्डा डी बाई डी पर तीसरा मैक्सिमा। नहीं, n के जगह 3 अगर पुट कर दें तो हो गया 3 लैम्डा डी बाई डी, ये हो गया थर्ड मैक्सिमा। अब आपसे कोई पूछे कि कोई, जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा, यहाँ सेकेंड मैक्सिमा, यहाँ थर्ड मैक्सिमा, तो 2 मैक्सिमा के बीच का गैप क्या होगा। तो देखो पहला मैक्सिमा कहाँ है, लैम्डा डी बाई डी पर, और दूसरा मैक्सिमा कहाँ है 2 लैम्डा डी बाई डी पर। तो 2 लैम्डा डी बाई डी से लैम्डा डी बाई डी माइनस करेंगे तो यही ना दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। यानी बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, यानी 2 लगातार मैक्सिमा के बीच अगर हम लोग सेपरेशन देखें, यानी x3 माइनस x2 या x2 माइनस x1, इससे इसको माइनस करें चाहे इससे इसको माइनस करें, कितना होगा लैम्डा डी बाई डी, ठीक ना। 2 लगातार मैक्सिमा के बीच का गैप हो गया लैम्डा डी बाई डी। और एक बात याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ मिला तो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ भी मिलेगा, सेकंड यहाँ तो उतना ही नीचे यहाँ भी, क्योंकि जैसा इधर का पॉइंट है वैसा ही तो इधर का भी पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि इस स्क्रीन पे किस किस पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा। अब हम लोगों को ये पता लगाना है कि किस किस पोजीशन पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा, कौन कौन पोजीशन डार्क होगा। याद रखना मैक्सिमा कहें या ब्राइट कहें, वैसे ही मिनिमा बोले चाहे डार्क बोले, दोनों एक ही बात है। तो पहले तो आप इसको लिख लें। आइए अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होगा। तो याद करें पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि पाथ डिफरेंस जब 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यानी हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस जो आया है P पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला ये, अगर इसका वैल्यू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा, और इस फार्मूला में बताया गया था कि n 1 से स्टार्ट होता 1 2 3 4 इस तरह से, तब x क्या आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अब n के जगह हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, x निकलते जाएगा क्या। तो चलिए पुट कीजिए, when n इक्वल टू 1
तो बतलाओ क्या आया, x1 का वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा डी बाई 2d आया। सोचो अभी पढ़े थे कि लैम्डा डी बाई डी पर फर्स्ट मैक्सिमा होता है, ये लैम्डा डी बाई 2d हो गया तो इन दोनों के बीच में ना हो गया तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, फर्स्ट मिनिमा, या मिनिमा को ही क्या बोलते हैं, डार्क। अब देखें जब हम लोग n के जगह 2 रखेंगे तो 4 - 1 यानी 3 लैम्डा डी बाई 2d, इसको हम लोग सेकेंड मिनिमा देख ले। पहला मिनिमा लैम्डा डी बाई 2d, याद करो मैक्सिमा कहाँ मिलता था, लैम्डा डी बाई डी पर, और उसके हाफ पर मिला है पहला मिनिमा। फिर अगला मिनिमा देखोगे तो इन दोनों ब्राइट के ठीक बीच में 3 लैम्डा डी बाई 2d पर। इसी तरह से n = 3, n के जगह 3 रख के देखें 5 लैम्डा डी बाई 2d, ये हो गया थर्ड मिनिमा। तो दो मिनिमा के बीच का गैप अगर देखें, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा, दो लगातार मिनिमा के बीच अगर सेपरेशन देखें तो बोलेंगे x3 - x2 या x2 - x1। इससे इसको माइनस करो चाहे इससे इसको माइनस करो, देख लो ये कितना आ गया, तो लैम्डा डी बाई डी आया। देख लो इससे इसको माइनस करो, ठीक ना, लैम्डा डी बाई डी आ गया। और एक बात याद रखेंगे, आगे वेव फॉर्म के द्वारा समझाएंगे भी, दो डार्क के बीच, दो मिनिमा के बीच जो गैप होता है ना, उसी को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये फ्रिंज विड्थ क्या है तुरंत समझा रहे हैं। फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, लैम्डा डी बाई डी, ठीक ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फ्रिंज विड्थ को समझा रहे हैं, तब तक इसको लिख। देखिए इसको इस तरह से समझे, ये स्क्रीन का सेंटर है, ये P0 पॉइंट है, और अभी आप पढ़े थे कि P0 पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो देखेंगे क्या, एम्पलीट्यूड कम हो गया, इंटेंसिटी कम होगा, और यहाँ जाके इंटेंसिटी 0 होगी, यहाँ डार्क बन गया। तो इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट डार्क। अब P0 क्या हो गया, जीरोथ ब्राइट, या इसको सेंट्रल ब्राइट भी बोलते हैं। जहां पाथ डिफरेंस 0 हो उसको जीरोथ ब्राइट बोला जाता है। अब देखो, फिर अब यहां से आगे बढ़े तो देखते हैं क्या, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा, फिर इंटेंसिटी घटते घटते 0 हो गया, यहां मैक्सिमम हो गया। तो इसको हम लोग देखिए याद करें, ये जीरोथ मैक्सिमा हुआ और उसके बाद मैक्सिमा यहां आकर हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक ना। फिर अगला मैक्सिमा यहां, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो ये हो गया सेकेंड मैक्सिमा। इसी तरह से ये हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, ये वाला पोजीशन। अब देखो यहां मिनिमम हो गया, तो इसको जब फर्स्ट डार्क बोले तो इस सेकेंड डार्क हो गया। डार्क बोलो चाहे मिनिमा बोलो एक ही बात है। फिर ठीक वही बात इधर भी होगी, यहां हो गया फर्स्ट डार्क,
इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक ना, फर्स्ट मैक्सिमा। यहां हो गया सेकेंड डार्क, और यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा। तो देखो जी, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे आगे गए ब्राइटनेस कम हो गया, इधर भी गए ब्राइटनेस कम हो गया। तो इसके बीच का जो गैप हुआ ना, इसी को हम लोग फ्रिंज बोलते हैं। तो ये फ्रिंज का विड्थ हो गया, ये जो है ना फ्रिंज का विड्थ हो गया। इसीलिए बोले कि दो डार्क के बीच का गैप निकालेंगे, दो डार्क के बीच का गैप निकालेंगे तो क्या निकल जाता है, फ्रिंज विड्थ। ये अलग बात है कि दो ब्राइट के बीच जो गैप होता है वही दो डार्क के बीच भी गैप होता है, लेकिन हम लोग दो डार्क के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, ठीक ना। तो ये हम लोग सीखे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है, देखो ये बार बार आता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा टाइप हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, पूरा कोई कहे ये पूरा एक्सपेरिमेंट अगर वैक्यूम या एयर के बजाय पानी में करे तो, है ना, कोई कह दे कि ये स्लिट जो है अलग डिस्टेंस पर हो, ये अलग डिस्टेंस पर हो, तब तो ये सब काम हम लोग करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल में सीखेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल के व्यू से, पार्ट डिफरेंस x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और हम लोग फ्रिंज विड्थ पढ़े लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, ठीक ना। ये बार बार ज़रूरत में आएगा, वैसे डेरिवेशन भी 12th के एग्ज़ाम में आता है, ठीक ना। वैसे हम बोलेंगे कि असाइनमेंट में भी ऑलरेडी रिटन पार्ट भी डाल दें, जिससे कि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी सुविधा हो। तो पहले आप इसको लिख लें। देखिए, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोगों को स्कैटरिंग और पोलराइजेशन को और पढ़ना है। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, उसको बतलाएंगे। तो आइए पहले हम लोग इसके थियोरेटिकल कंटेंट में आगे बढ़ते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। ये स्कैटरिंग माने क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब है ना, इधर उधर हो जाना, तीतर बीतर हो जाना, है ना। जैसे मान लो, देखते हो ना कि पाइप से पानी निकला, है ना, सपोज करो कोई चीज़ से टकराया और इधर उधर भाग गया, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो स्कैटर्ड हो गया। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या स्कैटरिंग का मीनिंग है। जैसे सन से लाइट चलता है और जैसे ही इंटर करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो एयर मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको री रेडिएट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक ना। जैसे लाइट जब गैस से पास करता है तो गैस मॉलिक्यूल क्या करता है ना कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अब फिर से रेडिएट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ऐसा लगता है कि लाइट जो है गैस से टकराने के बाद वो स्कैटर्ड हो गया, इधर उधर भागने लगा। इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक ना। मतलब कि जब भी लाइट कोई भी गैस के थ्रू, एटमॉस्फेयर एयर के थ्रू पास करेगा, तो पास करने के बाद वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अलावे डायरेक्शन में भी स्कैटर्ड हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल के वजह से हो जाता है। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो, जो गैस मॉलिक्यूल रेडिएट करता है उसका वेवलेंथ, अगर इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है, यानी कि जो लाइट आकर के गैस मॉलिक्यूल से टकराया उसका वेवलेंथ, और गैस मॉलिक्यूल जो रेडिएट किया उसका वेवलेंथ अगर सेम हो, तो उस वैसे स्कैटरिंग को हम लोग इलास्टिक बोलते हैं, अदरवाइज उसको इनइलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी जानेंगे कि जो स्कैटरिंग है अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग उसका होता है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है,
यानी कि अगर विजुअल रीजन के बात करें, जो हम लोगों को आंख से दिखाई पड़ता है, वो वायलेट से लेकर के रेड तक, विबजियोर पढ़े होंगे ना, वायलेट, इंडिगो, ऐसे करके ब्लू। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो वायलेट का होता है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है और वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो इसी में एक रेलेज लॉ है जो ये बतलाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग जो है, अगर गैस मॉलिक्यूल का साइज लाइट के वेवलेंथ से कम हो तो स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग लैम्डा टू दी पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिसका वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतना ही कम होगा। इसको हम लोग रेलेज लॉ बोलते हैं। तो इतना तो समझ गए कि वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा और रेड का सबसे कम होगा। यही कारण है ना कि रेड कलर जो है ना वो दूर तक दिखाई पड़ता है। जैसे कोई रेड लाइट है ना, रेड बल्ब है, उससे जो लाइट निकलता है वो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन वायलेट हो, ब्लू हो, वो कुछ ही दूर जाने के बाद उसका एनर्जी जो है ना स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाता है। इसी कारण से हम लोग सिग्नल वगैरह जो रेड सिग्नल यूज में लाते हैं, तो रेड सिग्नल यूज में इसलिए लाया जाता है डेंजर वगैरह बताने के लिए कि वो बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रेड कलर जब चलता है तो जल्दी स्कैटर्ड नहीं होता है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो उसका स्कैटरिंग कम होता है। यही नहीं, जो आप सुबह और शाम में देखते हैं सनसेट और सनराइज के समय कि सन रेड दिखाई पड़ रहा है, तो सन रेड क्यों दिखाई पड़ता है थोड़ा इसको समझे। जैसे ये अर्थ और ये जो है ना एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर है, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए अर्थ पे आप यहां हैं, अब जो है सनराइज के समय सन से लाइट चला, अब देखें लाइट जो है एयर में इतना डिस्टेंस कवर करके गया, लेकिन यही जब सन का पोजीशन इधर हो जाएगा तब आप तक जो लाइट पहुंचेगा उसको एयर में बहुत कम चलना पड़ेगा, या सन यहाँ भी पहुंचा तो ये कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो सनराइज के समय या सनसेट के समय जानेंगे, सनराइज और सनसेट के समय लाइट को जो है सनलाइट को एयर में लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चलना पड़ता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला एक रेड कलर है, बाकी सारे कलर रास्ते में स्कैटर्ड हो जाता है। और यहाँ केवल कौन कलर पहुँच पाता है, तो केवल रेड कलर पहुँच पाता है। ठीक ना, यहाँ से भी जो लाइट चला रास्ते में सब स्कैटर्ड हो गया, केवल रेड कलर पहुँच पाता है। यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के समय सन रेड दिखता है। अब देखिए, जैसे कोई आदमी यहां पर बैठा हुआ, अब सन से लाइट चला, जिस समय आपको सन रेड दिखाई पड़ रहा है उस समय इसको रेड नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां तो लाइट बहुत कम ही डिस्टेंस कवर करके पहुंच गया। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सन रेड दिख रहा है तो अर्थ पर जितने भी आदमी हैं सबको रेड दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए अभी अगर सनराइज हुआ है, सूर्योदय हुआ है, तो किसी के लिए वो दोपहर भी हो चुका है, वहाँ सनराइज पहले ही हो चुका है ना। यानी कि
अगर हम इस पोजीशन में है, सन रेड दिख रहा है, अगर हम पोजीशन चेंज करके इधर कहीं आ जाए तो हमको सन जो है जैसे वाइट टाइप का दिखता है उस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये तो समझ गए। तो कम से कम इतना तो ज़रूर समझे कि अगर आपसे कोई कहे कि सनसेट और सनराइज के समय सन रेड क्यों दिखाई पड़ता है, तो बोलेंगे सनसेट और सनराइज के समय लाइट को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एयर में, इस वजह से केवल रेड कलर ही ऑब्जर्वर तक पहुंच जाता है, बाकी कलर रास्ते में ही स्कैटर्ड हो जाता है। इसीलिए सन हमको कैसा दिखता है, तो रेड दिखता है। चलिए, उम्मीद है यहां तक तो आप बात को समझे। अब देखिए, अब आपसे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि अगर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तब, तो देखो जी, एटमॉस्फेयर अगर होता नहीं ना, तब जो है लाइट डायरेक्ट आता, कहीं स्कैटरिंग वगैरह नहीं होता, और रात और दिन में कोई फर्क नहीं होता, दिन में भी रात ही रहता। क्योंकि अब समझना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्काई जो है ब्लू कलर का क्यों दिखता है, ब्लू कलर का स्काई क्यों होता है। देखो, एक्चुअल में स्काई का कोई कलर वगैरह नहीं होता है। होता क्या है कि सनलाइट जो है वो वाइट लाइट है, और उस वाइट लाइट में 7 कलर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इतना कलर होता है। तो ये जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू है, ये इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, ठीक ना। ये सब के कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। हालांकि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। और अभी पढ़े, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। यानी कि स्काई में, आसमान में जो है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग रूल के अनुसार किसका होना चाहिए, वायलेट का, फिर किसका, इंडिगो का, फिर ब्लू का। लेकिन मुझे तो ज़्यादा ब्लू दिखता है तो बोलेंगे कि जो 7 कलर है वाइट लाइट में, उसमें जो ब्लू कलर है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, ठीक ना। जो 7 कलर है वाइट लाइट में, उसमें जो ब्लू कलर है वो बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। और ऐसे भी वायलेट, इंडिगो और ब्लू, जैसे मान लो इस तीनों फिंगर को हम एक को वायलेट से पेंट कर दे, एक को इंडिगो से, एक को ब्लू से, तो ब्लू कलर आँख के लिए ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। यानी तीनों को हम बराबर पेंट कर दें, वायलेट, इंडिगो और ब्लू से, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है विजिबल कौन होता है, ब्लू होता है। तो एक आई के लिए सेंसिटिव कलर है, दूसरा वाइट लाइट में इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए स्काई में स्कैटर तो वायलेट, इंडिगो भी होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से स्काई का कलर मुझे कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो चलिए, यहाँ तक तो समझ गए कि स्काई ब्लू क्यों दिखा। अब देख, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो, चाहे आप एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, जैसे एस्ट्रोनॉट्स लोग जाते हैं ना, तो जब जैसे ही एटमॉस्फेयर क्रॉस करोगे ना, तब रात हो जाता है, मतलब स्कैटरिंग होगा ही नहीं, तो स्काई का कलर दिखाई कहाँ से पड़ेगा, यानी कोई आकाश उकाश दिखने वाला नहीं है। दिन में भी तारा वगैरह सब दिखेगा, ठीक ना, पूरा स्टार वगैरह सब दिखाई पड़ते रहता है, और कभी भी वहाँ दिन होने वाला नहीं है, दिन रात में कोई फर्क नहीं है। आप चूँकि अर्थ पे हैं और अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो उस स्कैटरिंग के वजह से ही आप अनुभव कर पाते हैं कि हाँ, ये दिन हो गया, ये रात हो गया। अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो कुछ दिन रात होने वाला नहीं है, दिन में भी जो है आपको स्टार वगैरह सब दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो भी बात बताए, ऐसा करते हैं कि उसको हम लिख भी देते हैं, जिससे आपके लिए सुविधा हो नोट्स बनाने में, ठीक।
हाँ देखें, जो बात आपको समझाए थे उसी को लिख दिए हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो बोलेंगे व्हेन लाइट पासेस थ्रू द गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड री-रेडिएट, या रेडिएट भी बोल सकते हैं, एंड रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब मान लो लाइट ऐसे आ रहा और गैस मॉलिक्यूल एब्जर्व करके उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको ट्रेवल करा दिया, तो जाहिर है लगेगा कि लाइट जो है यहाँ गैस मॉलिक्यूल से टकराने के बाद इधर उधर भागने लगा, ठीक ना। रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए स्कैटर्ड लाइट, जैसे गैस मॉलिक्यूल जो लाइट को स्कैटर्ड कराया उसका वेवलेंथ अगर इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के इक्वल हो, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक। आगे लिखें, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल्सो ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स which cause a scattering। मतलब कि स्कैटरिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा वो डिपेंड करता है कि गैस मॉलिक्यूल का साइज क्या है, और उसका साइज अगर वेवलेंथ से कम है लाइट के वेवलेंथ से, तब स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेलेज लॉ, ठीक ना। यानी इससे हम लोग ये सीखे कि जिसका वेवलेंथ जो है कम होगा तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, यानी स्मॉलर वेवलेंथ का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है और लार्जर वेवलेंथ का स्कैटरिंग कम होता है। यानी बोलेंगे क्या कि इनविजिबल रीजन, जो आपको दिखाई पड़ता है आँख से, रेड कलर scattered the least and violet color, ठीक ना, violet color scattered the most। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो वायलेट कलर का होता है और सबसे कम रेड कलर का होता है। और रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि विजिबल रीजन में इसका जो वेवलेंथ है, लिख दे रहे हैं, रेड कलर का लगभग 780 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है और वायलेट कलर का वेवलेंथ 380 नैनोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। अब आगे जो है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि हम लोग डेंजर को बताने के लिए रेड कलर को क्यों यूज में लाते हैं, तब क्या करेंगे, पहले आप इसको लिखें। आइए देखिए, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है स्टार दे करके लिखे हैं, उसमें ये बताए हैं कि रेड सिग्नल क्यों यूज में लाया जाता है। दूसरे में ये लिख दिए हैं कि सनराइज और सनसेट के समय सन रेड क्यों दिखाई पड़ता है, और तीसरे में स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। बोलेंगे इन विजिबल रीजन, जो कलर हम लोगों को दिखाई पड़ता है, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन अदर कलर। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। रेड कलर स्कैटर्ड द लिस्ट, दिस इज वाई रेड कलर इज यूज टू इंडिकेट डेंजर। रेड सिग्नल गोज टू ए लार्ज डिस्टेंस विदाउट अप्रिसिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब बहुत कम ही एनर्जी लॉस करने में रेड सिग्नल बहुत दूर तक चला जाता है, इसीलिए हम लोग डेंजर को बताने के लिए रेड सिग्नल को यूज में लाते हैं। फिर देखिए, सनसेट और सनराइज के समय अभी कुछ पहले समझाए थे कि सनलाइट को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चलना पड़ता है और जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रेड कलर ही कवर कर सकता है, इसीलिए सन रेड दिखाई पड़ता है। तो लिख दिए, एट द सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेड, एट दीज टाइम्स द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द एटमॉस्फियर। द कलर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड, शॉर्टर वेवलेंथ तो स्कैटर्ड हो जाता है, एंड द लाइट रीचिंग टू द ऑब्जर्वर इज रेड। और तीसरा है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो बोलेंगे ब्लू जो है शॉर्टर वेवलेंथ में आता है और उसका लार्जर प्रोपोर्शन होता है वाइट लाइट में और आँख के लिए ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, इसलिए स्काई ब्लू दिखता है। अमंग शॉर्टर वेवलेंथ
color blue has larger proportion in white light since shorter wavelength scattered the most, ठीक ना, shorter wavelength scattered the most, this is why sky appears blue, the color blue is also sensitive for eye, ये आँख के लिए ज़्यादा सेंसिटिव कलर है। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन देखें। एक लाइन और लिख दे रहे हैं कि अगर मान लो एटमॉस्फेयर नहीं होता तब क्या होता, तो पहले आप क्या करें, इसको लिख लें। देखिए, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, ठीक ना, अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तब स्काई वुड अपीयर ब्लैक, स्काई आपको हमेशा ब्लैक दिखाई पड़ता, क्योंकि स्काई का जो कलर दिखाई पड़ता है सही मायने में कोई स्काई थोड़े होता, वो तो सब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है ना। हाँ, एयर मौजूद है, गैस मौजूद है, तो स्कैटरिंग के वजह से एक कलर दिखाई पड़ता है, ठीक ना। लिखा हुआ है एंड स्टार्स कुड बी सीन इन डे आवर्स, आपको दिन में भी स्टार वगैरह सब दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही नहीं, अगर आप ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर ही ऊपर चले जाएं और वहाँ पर एयर का लेयर जो है बहुत थीन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो वहीं पे जो है ना वो रात दिखाई पड़ने लगता है, दिन में भी रात ही दिखता है, स्टार्स वगैरह दिखना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग जो है स्कैटरिंग से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे पोलराइजेशन को, तब इस टॉपिक का थियोरेटिकल कंटेंट फिनिश हो जाएगा, फिर इसके प्रॉब्लम पर आएंगे और उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।